अपनी लीड किस तरह के लोग चाहते हैं। जिस तरह आपने देखा होगा कि अगर आप जिस तरह की पोस्ट इंस्टाग्राम पे जिस टाइप की रील्स आप ज़्यादा देखते हैं वो बार बार आना शुरू हो जाती हैं। तो ये वही काम है कि जो यस वो माइंड नहीं रीड करता, वो बेसिकली आपका बिहेवियर रीड करता है। जो लोग ज़्यादा देर कपड़ों की पोस्ट देखते हैं, इश्तेहार आया आपको, कपड़ों के इश्तेहार पे आपने क्लिक किया है, फॉर एग्जांपल एलो एक नया ब्रांड स्टार्ट हुआ था, तो येलो आप उस पर क्लिक करते होते थे, उसकी आप पोस्ट देख रहे हैं, तो इंस्टाग्राम समझ जाता है कि ये बंदा कपड़ों में इंटरेस्टेड है। क्योंकि कपड़ों में इंटरेस्टिंग है तो वो कैटेगरीज, वो बिजनेसेस, वो अकाउंट्स जिन्होंने अपनी कैटेगरी में अपैरल एंड क्लोथिंग लगाया होगा, उनको आपका अकाउंट या वहां पर अकाउंट आपका शो होगा, ऐसे लोगों को आपका अकाउंट शो होगा। अगर हम डिस्प्ले कैटेगरी लेबल, मैं कहता है अपनी ईमेल बिजनेस की यहाँ पर ऐड करें। अगर आपके पास डोमेन वाली ईमेल है, जिस तरह ये मैं लिख रहा हूँ info@ccpdedu.com, ये वाली ईमेल है तो ज़रूर लिखें। नहीं है तो मैं भी आपको नेक्स्ट उसमें जाके जब ईमेल मार्केटिंग बढ़ेंगे आपको मैं फ्री में बनाना सिखाऊंगा। कहते हैं अपना व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे लिख दें और इसको कंटिन्यू कर दें। एन एरर अकर्ड, मेरा नंबर नहीं एक्सेप्ट कर रहा। अपना नंबर लिखवाओ। अच्छा जी, शो हुआ, चले। ये हमारा फ़ोन नंबर है। यहाँ पे अगर आपने इसको वेरीफाई करनी है अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, तो हम लोग OTP दे सकते हैं। वैसे अभी मैं लिंक नहीं कर रहा, अभी मैं सिर्फ अपने पेज पे शो करवा रहा हूँ। कहते हैं मैंने कहा है डिस्प्ले कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन एंड सबमिट। ये सारा मेरा कॉन्टैक्ट फॉर्म है। इधर पे इधर आते हैं, रिफ्रेश करता हूँ पेज, ये शो कर रहा हूँ। देखता हूँ क्या रीज़न है। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पे सबमिट कर देने के बाद यहाँ पर आपके बटन शो होते हैं इंस्टाग्राम पे, जिन पे जो आपके क्लाइंट्स हैं वो डायरेक्टली क्लिक करके आपके बिजनेस को कॉल या मैसेज कर सकते हैं। खास तौर पे ये वाला जो मैंने नंबर दिया हुआ है, अगर इस पर आप क्लिक करें तो डायरेक्टली आप अपने बिजनेस से कॉल कर सकते हैं। बिजनेस टूल्स एंड कंट्रोल, ये वो ऑप्शन थी जिसको जो नहीं मिल रही थी हमें पहले, या ये चेंज होती है। ये होती है अकाउंट टाइप। जब प्रोफेशनल अकाउंट नहीं होता, पर्सनल अकाउंट होता है, तब ये अकाउंट टाइप कहलाती है। तो इस टाइम हमारा जो बिजनेस अकाउंट है वो प्रोफेशनल अकाउंट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोफेशनल अकाउंट है। तो क्रिएटर अकाउंट चाहिए या पर्सनल अकाउंट चाहिए? क्रिएटर जिस तरह कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं, सेलिब्रिटीज होते हैं, वो यूज़ करते हैं। तो पर्सनल अकाउंट आपका पर्सनल अकाउंट, इसमें बस आपने अपनी रेगुलर पोस्टिंग करनी है, दैट्स इट। आपने कोई काम बिजनेस रिलेटेड करना नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद ये हमारा इंटरेक्शन कंट्रोल है। स्टार्ट में आपको इतने स्ट्रिक्ट अकाउंट सुपरविजन की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ऐसे लोगों को आपने फॉलो नहीं किया होता। अब आपने अगला काम क्या करना है? आपने सबसे पहले सर्च के अंदर आना है और सर्च में आके आपने अपने कंपटीशन को सर्च करना है। आपका कंपटीशन क्या है? हम लोग एक क्लोथिंग स्टोर है आज, तो हमारा कंपटीशन कौन है जी? आउटफिटर्स। या ब्राइडल वेयर में है तो वो बड़ा मशहूर है, ये ब्राइडल वेयर है। नहीं नहीं, सुल्तान अहमद या अहमद सुल्तान? अहमद सुल्तान, हाँ, अहमद सुल्तान। ये एक डिज़ाइनर ब्रांड है। हाँ, इनका इंस्टाग्राम क्या, किसी भी अगर आपको ब्रांड का इंस्टाग्राम चाहिए हो, मशहूर ब्रांड का, ब्राइडल ड्रेस, गूगल पे आके लिखें और यहाँ पे आपको इनकी वेबसाइट अगर होगी तो वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। या डायरेक्टली अगर मैं इधर आके इंस्टाग्राम लिखता तो वहाँ से भी आ जाता। देखते हैं, ये दिया हुआ है इंस्टाग्राम।
लेट अस अज्यूम कि ये हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं। मैं इस पेज पे आया हूँ क्योंकि जाहिर सी बात है इनकी जो कंपटीशन, जो इनकी इंटरेक्शन है वो ज़्यादा है। 17 लोगों ने मैं कमेंट किया, 1287 लोगों ने लाइक किया। हमें लाइक लोगों से इंटरेस्ट नहीं है, हमें उन लोगों में इंटरेस्ट है जिन्होंने कमेंट किया। अगर आपने चेक करना हो कि ये जो अकाउंट है ये कितना जेन्युइन है, ये जेन्युइन अकाउंट है या सूडो अकाउंट है, फेक अकाउंट है, उसने पैसे दे के सारे कंटेंट, सारे फॉलोअर्स भरे हुए हैं। बहुत आसान तरीके हैं, 2 स्टेप्स है, उससे आप चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आप उनके फॉलोअर्स पे जाएंगे और कोई एक रैंडम फॉलोअर उठा लेंगे। हम देखेंगे रैंडम फॉलोअर के फॉलोअर टू फॉलोइंग रेशियो कितनी है। जो रियल अकाउंट होते हैं उनके अमूमन फॉलोअर्स और फॉलोइंग बराबर होते हैं, ठीक है जी, तकरीबन करीब करीब होते हैं। लेकिन जो फेक अकाउंट होते हैं उनके कोई फॉलोअर्स नहीं होते, लेकिन अन्य हज़ारों के हिसाब से उनकी फॉलोइंग होती है। तो हम इनके फॉलोअर्स को देख रहे हैं, नहीं, फॉर द मोस्ट पार्ट जो इसके फॉलोअर्स हैं वो मुझे जेन्युइन लग रहे हैं, ओरिजिनल लग रहे हैं, फेक नहीं है। मैं किसी के ऊपर भी थोड़ी देर के लिए हॉवर करता हूँ तो मेरे पास उसकी इंफॉर्मेशन आ जाती है, उसने कितने लोगों को। जो फेक अकाउंट्स होते हैं जिनको बॉट कहते हैं उनकी पोस्ट भी नहीं। अब ये देखो, ये एक बॉट अकाउंट है, इसकी 15 पोस्ट है, इसने 1062 लोगों को फॉलो किया हुआ है, लेकिन इसका फॉलोअर एक भी नहीं है। दैट मीन्स कि ये एक बॉट अकाउंट है, फेक अकाउंट है। इसके बारे में भी यही कहा जा सकता है। इसके बारे में देखते हैं, लोड हो रही इंफॉर्मेशन। इसके बारे में नहीं ये कहा जा सकता, इसके बारे में भी ये बात कही जा सकती है क्योंकि इसने एक नॉर्मल नंबर ऑफ पोस्ट किए हुए और इतने इसके फॉलोअर्स नहीं है। इस तरीके से आप रैंडम सेलेक्ट करके फॉलोअर्स को देख सकते हैं कि ये जेन्युइन है या फेक है। उसके बाद अगर 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं, दे आर 1 मिलियन फॉलोअर्स, तो 1% ऑफ 1 मिलियन, 10,000 लोग। 1 मिलियन का 1% लोग होता है 10,000। तो अगर 1% ऑफ द लोग भी अकाउंट के साथ इंटरेक्शन शो करें तो इनकी हर पोस्ट पे या इनकी जो पुरानी पोस्ट है पिछले 1 महीने की पोस्ट के अंदर, हर पोस्ट पे एटलीस्ट 10,000 किस्म के हमें लाइक, शेयर, कमेंट या कुछ इस तरह की एक्टिविटी मिलनी चाहिए। अगर 1 मिलियन उनके टोटल फॉलोअर्स हैं और सिर्फ 1% लोग रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है जी। 1% कितना होता है? 100 रुपए के पीछे 1 रुपया। तो 10,000 लोगों, 1 मिलियन का 1% मैंने निकाला, 10,000 लोग। तो मिनिमम 10,000 लोग इनकी 1 महीना पुरानी पोस्ट पे एक्टिविटी, इंटरेक्शन शो कर रहे हो। तो इनकी किसी पुरानी पोस्ट पे जाते हैं। एक हफ्ता पहले इन्होंने ये पोस्ट लगाई थी और इस पे सिर्फ 2 लोगों ने कमेंट किया है। एक ही कमेंट किया हुआ, पता नहीं शायद कॉपी पेस्ट किया है, और लाइक काउंट शो नहीं हो रहा। यहाँ पे 10 लोगों ने लाइक किया है, एक भी बंदे ने कमेंट नहीं किया। इसको ओपन कहते हैं, ये तो भी हम थोड़ी देर पहले भी ओपन किया था। ये देखें, कोई कमेंट नहीं है। तो ये बात हम एज्यूम कर सकते हैं, ये बात हम स्टेटमेंट कॉन्फिडेंटली डिक्लेयर कर सकते हैं कि अहमद सुल्तान का जो इंस्टाग्राम का पेज है वो एक हेल्दी अकाउंट नहीं है। थोड़ा मजीद पहले टाइम में पहले जाते हैं। यहाँ पे 5 वीक्स अगो की ये पोस्ट है, ना कोई लाइक है ना कोई कमेंट है, और ऊपर फॉलोअर्स इनके कितने हैं? 1 मिलियन। then we can confidently declare that this is not an healthy account। अकाउंट है, हो सकता है उनके फॉलोअर्स जेन्युइन हो, मगर ये अकाउंट इनका हेल्दी अकाउंट नहीं है। 5,379 पोस्ट इन्होंने की हुई है, ठीक है जी। और लेकिन इनकी पोस्ट की इंटरेक्शन उनकी टोटल पॉपुलेशन का 1% भी नहीं है। यानी कि 1 मिलियन अगर उनकी पॉपुलेशन है, 1 मिलियन उनके लोग हैं, तो उसका 1% लोग भी उनके साथ इंटरेक्शन शो नहीं कर रहे। तो आपने इस तरह की जनता को इकट्ठा नहीं कर लेना। इंस्टाग्राम बड़ा तेज हो गया। इंस्टाग्राम क्या करता है?
इंस्टाग्राम देखते हैं अच्छा 1 मिलियन फॉलोअर है, वो भी देखेगा कि 1% इंटरेक्शन होनी चाहिए, नहीं हो रहा, कर दो, वो कुछ सकता नहीं, आपके अकाउंट को वो डी इंडेक्स कर देगा। डी इंडेक्स क्या लफ्ज है, बड़ा कोई मोटा किस्म का मैंने लफ्ज बोल दिया। डी इंडेक्स, इंडेक्स होता है सर्च रिजल्ट में शो होना, इंडेक्स होता है सर्च रिजल्ट में। एग्जैक्टली, डी इंडेक्स का मतलब है आपका अकाउंट रहेगा वही, आपको कोई भी अप्रोप्रिएट वजह नहीं नजर आएगी, लेकिन आपका अकाउंट जो है वो सर्च में से गायब होता जाएगा। ठीक है जी, मैं आपको इसकी एक एग्जांपल दिखाता हूँ। आप लोगों में से अक्सर लोगों को डॉक्टर सुलेमान मिसबाही का पता होगा, पता है या नहीं? डॉक्टर सुलेमान मिसबाही से आलकोट किए हैं, आपको पता है? हाँ, शक्ल देखोगे आप लोगों को याद आ जाएगा, मैं दिखाता हूँ। ये अक्सर लोग अक्सर लड़कों ने इनके स्टेटस लगाए हुए होते हैं। अब इनके यूट्यूब पे चैनल को एक बहुत बड़ा मसला है। इनके बेसिकली इनके चैनल को मसला नहीं है, हर अच्छे जितने भी इस्लामिक चैनल है यूट्यूब उनके साथ यही कह रहा है कि उनको चुप करके डी इंडेक्स करता जा रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ, चलते हैं यूट्यूब पे। यहाँ पे मैं सर्च करने लगा हूँ। ये देखें जी, डॉक्टर सुलेमान मिसबाही का अपना ऑफिशियल चैनल भी है, लेकिन एक फेक चैनल की रेपर्ड आ रही है, एक फेक चैनल सबसे पहले शो हो रहा है, और उसके व्यूज चेक करें। इनका हम अपने ऑफिशियल चैनल पे चलते हैं। ये डॉक्टर हाफिज मोहम्मद सुलेमान। इनकी वीडियोस में आते हैं। ये देखें जी, 8 मंथ अगो में इनकी वीडियोस इतने व्यूज नहीं है जितनी उसकी रिसेंट वीडियो के व्यूज हैं, और ये चैनल ओरिजिनल वेरीफाइड चैनल है। तो ये होता है चीज को डी इंडेक्स कर देना। चैनल वहां पे नॉर्मल है, चैनल देखने में हेल्दी लग रहा है, चैनल में कोई मसला नहीं है, लेकिन हालांकि उन्होंने पोस्टिंग, चलो अब तो वो पोस्टिंग ही नहीं कर रहे। ये इस अकाउंट का बेसिकली मुझे इसलिए पता है क्योंकि आज से साल पहले मैं इनका सोशल मीडिया मैनेजर था। ठीक है, तो इसलिए मुझे इनके अकाउंट की इतनी डिटेल से पता है, तो इसलिए मैं एग्जांपल भी इन्हीं को दे रहा हूँ। अभी हम लोगों ने देखा कि इनके व्यूज चेक करें, सब्सक्राइबर इनके कितने हैं, तकरीबन आधा लाख, आधा मिलियन सॉरी, 5 लाख, और उनका 1% भी हमारे पास 8 महीने में वो व्यू इकट्ठे कर नहीं पाए। तो ये बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आप इंस्टाग्राम पे या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जालसाजियां करेंगे, खुद को समझेंगे कि हम ज्यादा अक्लमंद है, तो वो आपके साथ ये करेंगे, आपके अकाउंट को होगा कुछ नहीं, रहेगा वो वहीं पे, आपको फील भी नहीं होगा क्या हो रहा है, लेकिन आपके अकाउंट पे इंटरेक्शन नहीं आएगी, आपका अकाउंट सर्च में नहीं आएगा, आपको लीड्स नहीं मिलेगी, आप 1000 कोशिश करेंगे। दिस इज कॉल्ड डी इंडेक्सिंग। डी इंडेक्सिंग क्या होती है कि आपके अकाउंट को खामोशी से खुडे लाइन लगा दिया जाता है। ओके हो गया? अच्छा, मैं बता रहा था कि आपने आना है अपने कंपटीशन के पेज के ऊपर। ये मैंने अपना कंपटीशन का पेज ओपन किया और मैंने इनके कमेंट्स में आना है। मैं देखूंगा कि वो कौन से लोग हैं कि जिन्होंने प्रॉपर बात कोई कमेंट दिया हुआ है। मैं उन लोगों को देखूंगा जिन्होंने ये खाली इमोजीज नहीं, ये मोस्ट प्रोबेबली अकाउंट भी फेक है, चेक करें। 7,000 फॉलोइंग है, 1,000 फॉलोअर्स है, 505 पोस्ट है। अन्य को भी नजर आ रहा है यहाँ पे कोई मामला खराब है। सेम आपने उस बंदे को देखना है जिसने कोई प्रॉपर कमेंट किया हुआ हो। ठीक है जी, जो वेरीफाइड अकाउंट है उनको छोड़ें। अच्छा जी, नहीं जी, इसने एक प्रॉपर कमेंट दिया हुआ है, यानी एक प्रॉपर उसने चीज को ऑब्जर्व किया और कमेंट दिया। हम इसको ओपन करेंगे और हम इसको फॉलो कर लेंगे, बिकॉज दिस इज आवर लीड, या दिस विल बी आवर लीड। हमें कैसे पता लगा? क्योंकि उसने एक ब्राइडल ड्रेस के अंदर इंटरेस्ट शो किया हमारे कंपटीशन पे। ओके, हमने उसको चुप करके जाके फॉलो कर लिया। अच्छा जी, वापस चलते हैं। कौन सी पोस्ट देख रहे थे? ये वाली थी मेरा ख्याल है। वो लोग जो कमेंट्स का रिप्लाई करते हैं,
ठीक है जी। वो लोग जो कमेंट का रिप्लाई करते हैं वो क्या लें जेन्युइन होते हैं, ओरिजिनल होते हैं, एक्चुअल पीपल होते हैं, उनको ज़रूर फॉलो किया करें। यहाँ पे हमारे पास जो ये क्या लें एक वेरीफाइड अकाउंट है, मोस्ट प्रॉब्ली उसने मेकअप किया हुआ है अहमद सुल्तान के साथ, तो उसने रिप्लाई दिए हुए हैं, ये देखिए बीच में सॉलिसिटिंग भी हुई हुई है। इस तरह के जितने भी कमेंट्स होंगे, आपकी जब अपनी पोस्ट होगी आपने उस पर इन 3 डॉट्स पे आना है और यहाँ पे आपको वो ऑप्शन देगा डिलीट की, उनको खामोशी से डिलीट कर देना है, अपनी पोस्ट में रखने की ज़रूरत नहीं। इससे मेरे पास एक जेन्युइन इंटरेक्शन शो की हुई है, इसकी फॉलोअर फॉलोइंग मुझे एक्सेप्टेबल नहीं लग रही, तो मैं इसको फॉलो नहीं करूँगा। रिप्लाईज देखेंगे, ये साफ है कि इन्होंने रिप्लाई में आके बात की हुई है। जो बॉट्स होते हैं वो कमेंट का रिप्लाई नहीं कर सकते, तो आप इसको यहाँ पे आके फॉलो कर रहे हैं। नहीं, इस तरीके से आपने अपने जो फॉलोअर्स हैं वो फाइंड आउट करने अपने कंपटीशन के पेजेस पे जाके। आज का आप लोगों का काम है कि आप लोगों ने अपना इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाना है, अगर नहीं बना हुआ, जिनका बना हुआ है उनका प्रोफेशनल में कन्वर्ट करें, जिनका ऑलरेडी प्रोफेशनल में कन्वर्टेड है, जो मैंने भी आपको तरीका बताया है कि आप अपने बिजनेस एंटी बिजनेस के पेजेस पे जाएं, अपने कंपटीशन के पेजेस पे जाएं और उन पेजेस पर जाके आपने फाइंड आउट करना है अपनी पोटेंशियल लीड्स को, उन लोगों को जिन्होंने उस पोस्ट के साथ जेन्युइन इंटरेक्शन शो की हुई है। ओके जी, छुट्टी। आप जो लोग कंपनी की जिंदगी का फैसला करते हैं या उसकी डायरेक्शंस का फैसला करते हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहलाते हैं। ओके हो गया। अब 10 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, ए बी सी डी के हिसाब से चलते हैं, तो ए बी सी डी एफ। एक जी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, उसका नाम है आई। इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने 10 रुपए इन्वेस्ट किए हुए थे। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करता है, कंपनी में चोरी कर लेता है। ओहो, कंपनी में चोरी कर लेता है। क्या चोरी करता है, लेट से किस पे किसको हम किसने चोरी करनी है कंपनी से, कोई बंदा, ठीक है, कोई भी नहीं मानेगा आप, चलो वो मान गया। ये बंदा है लुई वुइटन, ये कहता है कि ये कंपनी में हैंकी बैंकी करता है। क्या हैंकी बैंकी करता है, ये घपला, ये लोग एम्प्लॉयज की सैलरी में घपला कर देता है। ये डायरेक्टर ऑफ सैलरीज था, इसका काम था, ये HR का डायरेक्टर था, ह्यूमन रिसोर्स का डायरेक्टर था। इसका काम था कि ये एम्प्लॉयज को सैलरीज टाइम पर दे। एक डायरेक्टर किसी दूसरे डायरेक्टर के सामने जवाब भी नहीं है सिवाय CEO के, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या CEO चीफ ऑपरेशनल ऑफिसर। इन दो के क्या फ़र्क है मैं बाद में बताता हूँ। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो किसी दूसरे डायरेक्टर के आगे अपने काम का जवाब दे नहीं है सिवाय CEO या COO। ओके हो गया। तो इसने लोगों की सैलरीज में घपला किया, इसने अपने एम्प्लॉयज की सैलरीज में घपला किया। इसने जो रिटर्न फॉर्म फिल किया उसने कहा कि जो एम्प्लॉय की सैलरी है वो 30,000 है, लेकिन एम्प्लॉयज को कितना दे रहा है ये आगे से 25,000। 5,000 कहाँ जा रहा है, इसकी जेब में। अब जिसकी वजह से कंपनी को नुकसान हो रहा है, कंपनी को हर महीने 5,000 का नुकसान हो रहा है। जब इसका ये घपला पकड़ा जाएगा तो आप सारे लोग, हम सारे लोग जिम्मेदार नहीं, जिम्मेदार वो अकेला है। ऑल्दो नुकसान पूरी कंपनी को हुआ है, लेकिन उसमें ये इसको जो इसने क्राइम कमिट किया इसको कहा जाता है इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग इसको कहते हैं। इनसाइडर ट्रेडिंग नॉट एग्जैक्टली, बट इनसाइडर ट्रेडिंग सब क्लॉज नहीं, एम्बेजलमेंट, और एम्बेजलमेंट के अंदर इसका क्लॉज होता है स्लश फंड। ठीक है जी, बेसिकली इसने जो हरकत की है इसको कहते हैं कि तुमने एम्बेजलमेंट की है और स्लश फंड बनाए हैं। ठीक है जी, ये नुकसान है, इसने ये क्राइम कमिट किया। ऑल्दो नुकसान पूरी कंपनी का हुआ है, आप सारे लोग इसके जुर्म से बरियोस जिम्मे। अगर कोर्ट पकड़ेगी तो वो इस अकेले बंदे को पकड़ेगी, इस अकेले बंदे को सजा देगी, आप लोगों को कोई सजा नहीं देगी। ठीक है जी। अब आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, इन्वेस्टमेंट का और फाउंडिंग मेंबर का कॉन्सेप्ट समझ आ गया। बात याद रखें कि एक कंपनी, एक बंदा एक कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का पार्ट हो सकता है,
इन्वेस्टर वो मल्टीपल कंपनीज का हो सकता है, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वो एक ही कंपनी का होगा। ठीक है जी, क्यों होता है ये बात छोड़ दें, आगे जाके कभी जहन मौका बना तो डिस्कस कर लूँगा। अब हमारे पास कंपनी की टाइप आती है सिंगल मेंबर कंपनी, एसएमसी, पार्टनरशिप और एलएलपी। ये तीनों कहना क्लोजली डिफरेंट है, तकरीबन रिलेटेड है, तकरीबन मिलती जुलती हैं, ज़्यादा फ़र्क इसमें नहीं है। सिंगल मेंबर कंपनी इज़ लाइक इन सोल प्रोप्राइटरशिप, लेकिन इसमें हमारे पास सोल प्रोप्राइटरशिप के कवानीन नहीं लागू होते, इसमें हमारे ऊपर एलएलसी के कवानीन लागू होते हैं। एलएलसी में मल्टीपल इन्वेस्टर्स होते हैं और उन सारों के एनटीएन अलग होते हैं। इन्वेस्टर्स का एनटीएन अलग होता है, कंपनी का एनटीएन अलग होता है। क्योंकि उनके एनटीएन अलग है, एनटीएन इज लाइक एन आइडेंटिफिकेशन नंबर इन बिजनेस। एनटीएन अलग अलग है, तो लिहाजा हर बंदा अपने जुर्म का खुद जवाब दे, कंपनी से कोई पूछगछ नहीं। कंपनी का अगर दिवालिया निकल जाता है, निकल जाए, आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, आपने जो शेयर्स इन्वेस्ट किए होंगे, वो कल का लेक्चर है कि शेयर कैसे वर्क करते हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैसे डिसीजन लेता है। ओके, अब पार्टनरशिप और एलएलपी ये भी तकरीबन सेम है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप और पार्टनरशिप, जो पार्टनरशिप होती है उसमें लिमिटेड लायबिलिटी नहीं होती। मैं और आप पार्टनर हैं, आप घपला करोगे मेरे पे भी पकड़ा है, मैं घपला करूंगा आप पे भी पकड़ है। ठीक है जी। पार्टनरशिप अब इतना इनडेटेड मेथड नहीं है, पहले होती थी पार्टनरशिप, बहुत ज़्यादा पार्टनरशिप थी, लेकिन उसमें मसले इतने ज़्यादा हैं कि हुकूमत को, जो कानून साज इदारे हैं, पार्लियामेंट है, जो सेनेट होगी, उसको एलएलपी बनानी पड़ी। एलएलपी के टाइप्स आगे से कह लें, प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड। शेयर क्या होते हैं, शेयर का कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों के साथ कल डिस्कस करूंगा, आज का हमारा टॉपिक नहीं है। प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड में क्या होता है, प्राइवेट लिमिटेड में कोई बंदा भी आपकी कंपनी का हिस्सा, पब्लिक लिमिटेड में कोई बंदा भी आपकी कंपनी का हिस्सा खरीद सकता है, हिस्सा बन सकता है। दे कैन बिकम अ पार्ट ऑफ कंपनी, दे कैन बिकम एन इन्वेस्टर, वो इन्वेस्टर बन सकते हैं। प्राइवेट लिमिटेड में क्या होता है कि वो लोग जिनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इजाजत देता है, बस वही लोग ही कंपनी का हिस्सा बनते हैं। ओके हो गया जी, कर दो। वैसे इसमें भी एरर आया हुआ है, मैंने इंस्टॉलेशन ठीक करनी थी। उसके बाद है जी कॉपरेशन और कोऑपरेटिव। कॉपरेशन में मुख्तलिफ लोग एक इदारे के तहत काम करते हैं, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं बनाते, वो सारे एम्प्लॉयज होते हैं। एक बंदा हेड बन जाता है, बाकी सारे लोग उसके मुलाजिम हो जाते हैं, वो सैलरी लेते हैं, लेकिन शेयर होल्डर होते हैं, डिसीजन मेकिंग में उनका कोई रोल होता है, बट डायरेक्ट रोल नहीं होता जिस तरह बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का होता है। और कोऑपरेटिव, कोऑपरेशन और कोऑपरेटिव सेम ही है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, जानने की भी जरूरत नहीं है इस लेवल पे। एनजीओ, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, दे हैव एन एनटीएन नंबर बट दे पे नो टैक्सेस। इनका एनटीएन नंबर होता है, लेकिन ये किसी भी किस्म का टैक्स पे नहीं करती। मोड ऑफ ऑपरेशन में ये कॉर्पोरेशन भी हो सकते हैं, लिमिटेड भी हो सकती हैं, पार्टनरशिप भी इनकी हो सकती है, इन पे कोई लिमिट नहीं है। ओके जी। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जैसे ट्रस्ट के इदारे होते हैं, जिस तरह हमारे पास एजी फाउंडेशन हो गई, सितारा फाउंडेशन ऑफ सियालकोट हो गई, छीबा कॉर्पोरेशन हो गई, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, जितने भी यतीम खाने हैं वो सारे के सारे एनजीओ के ये होते हैं। एनजीओ के राइट्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वो बहुत ही कह रहे हैं हार्मफुल और नुकसानदेह किस्म की टाइप ऑफ कंपनी है। क्यों? क्योंकि ये मुल्क और कौम को बिल्कुल भी कोई भी फ़ायदा नहीं देती। अच्छा जी, ये सारी बातें इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग चलते हैं अपनी अगली बात के ऊपर। मैंने कहा था कि आज का जो हमारा टॉपिक है बिजनेस लॉ में, दैट इज एनटीएन, नेशनल टैक्सेशन नंबर। कहते हैं whoever gives the income to government, she has to register himself herself with FBR, Federal Board of Revenue, and get national taxation number. A person NTN have following advantages. कहता है कि अगर आपने हुकूमत को अपनी इनकम देनी है और हुकूमत से फ़वाइद हासिल करने हैं, तो आपका एनटीएन होना लाजमी है। ठीक है जी। आप फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू में रजिस्टर होते हैं। मैंने आपको कहा था कि 8th वीक के अंदर या पता नहीं 7th वीक के अंदर आप लोगों ने एफबीआर के दफ्तर कचहरी 2 जगहों में जाना है, वो एफबीआर एनटीएन के लिए ही जाना है। कहते हैं कि जब आप एक पर्सन का एनटीएन बन जाता है, तो उसको वो कह लें
उसको क्या कहते हैं, अकाउंटेबल होता है। हर साल उसको बताना पड़ता है हुकूमत को, भाईजान मैंने इतना कमाया, इतना पाया, इतना गवाया, मैंने इतना कमाया, इतना खर्च किया, मुझे ये मिला और ये मेरे हाथ से जाता रहा। अगर एनटीएन होल्डर बिजनेसमैन है तो कह रहे हैं कि उसके बहुत ज़्यादा बिजनेस के बेनिफिट्स होते हैं। क्या बिजनेस के बेनिफिट्स होते हैं? उसका जो बिजनेस है वो नोटराइज्ड होता है, हुकूमत उसके बिजनेस की जिम्मेदारी कबूल करती है। अगर ये बिजनेस है मेरा, कोई बंदा आ जाता है बाहर से, लेट से जापान में, मैंने जापान के किसी बंदे से ट्रेडिंग करनी है, जापान में वो बायर बैठा हुआ है, कहता है तुम एक जेन्युइन बिजनेस हो, मैं उसको दिखाऊंगा ये लो मेरा एनटीएन नंबर, मेरी हुकूमत ने मुझे इजाजत दी हुई है बिजनेस करने की, वो आगे से चुप हो जाएगा। क्यों? ये दिस इज द पावर ऑफ एनटीएन नंबर। आपके पास एनटीएन नंबर है, आपके पास आप एक बिजनेस अथॉरिटी है। बगैर एनटीएन के तो कोई भी, मैं कह लूँ मैं एक बिजनेस हूँ, क्या प्रूफ है मेरे पास एक बिजनेस? दिस इज लाइक सेइंग कि क्या एग्जाम्पल अब मेरे जहन में नहीं आ रही। मुझे मैट्रिक करना, मैंने मैट्रिक किया हुआ है, आपने किया हुआ मैट्रिक, क्या सबूत है आपके पास? इस टाइम बैठे हुए तो कोई सबूत नहीं है ना। जब तक आप पाकिस्तान बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन की सनद ला के मुंह के आगे नहीं कहते थे ये देख भाई। सिमिलरली मैं एक बिजनेस हूँ, क्या सबूत है कि मैं बिजनेस हूँ? आप एक बिजनेस है, क्या सबूत है आपके पास एक बिजनेस है, आप एक बिजनेसमैन है? एनटीएन नंबर। ठीक है, ऑल दो पाकिस्तान में इतनी सख्ती नहीं है तो अक्सर लोग बगैर एनटीएन के ही चल रहे हैं। अगर आपने जानना हो कि एक बंदे का एनटीएन नंबर है या नहीं, उसे चुप करके एक सवाल पूछ ले, भाई जान आपका बिजनेस का बैंक अकाउंट रजिस्टर्ड है? उसे ये ना पूछे एनटीएन नंबर है या नहीं, वो कहानी सुना देगा। उसे ये पूछे आपके बिजनेस का बैंक अकाउंट है? जो एनटीएन वाले होते हैं उनका हमेशा बैंक अकाउंट होता है, क्योंकि बगैर बैंक अकाउंट के, हाँ, पर्सनल अकाउंट नहीं, बिजनेस के नाम से बैंक अकाउंट। क्यों? फिर अगर आपका बैंक अकाउंट हो तो चुप करके आप पूरे साल की स्टेटमेंट निकाल के एनटीएन की फाइल के साथ लगाते हैं और टैक्स रिटर्न जमा करवा देते हैं। अगर इस तरह ना हो तो फिर वो जो पर्चियां नहीं होती रसीदें, वो स्टेपल करनी पड़ती हैं। तो जितने भी एनटीएन वाले बिजनेसमैन हैं वो ये प्रोसीजर करते हैं फॉर द मोस्ट पार्ट, एक्सेप्शंस में एग्जिस्ट। अच्छा जी, पीपल हैव फुल कॉन्फिडेंस ओवर एनटीएन होल्डर बिजनेस एंड प्रेफर टू डू बिजनेस विद दैट पर्सन और कंपनी। ये बात मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। पाकिस्तान के अंदर नहीं, लेकिन पाकिस्तान के बाहर जब आपने फॉरेन ट्रेड करनी है तो एनटीएन बड़ा लाजमी हो जाता है, बड़ा जरूरी हो जाता है। सिंबल ऑफ पेट्रियटिज्म है, आपके मुल्क से मोहब्बत है। अगर आप बाहर, घर के बाहर वीगो डाला नहीं चाहते तो एनटीएन नंबर हासिल करें। आज तो है भी 28 मई। अच्छा जी, एनटीएन के अब क्लब का नहीं आप लोगों को पता, लेकिन मखसूस कह लें उसको क्या कहते हैं, कंग्लोमरेट्स नहीं, आईपीपीज भी नहीं। कभी आप लोगों ने नोटिस किया जितने भी पेट्रोल पंप है उनकी प्राइस एक होती है, चाहे किसी भी बंदे ने क्यों ना खोला हुआ हो, प्राइस वही होगी जो हुकूमत ने दी है। सिमिलरली गोल्ड की जो प्राइसेस हैं, कहीं पे भी चले जाएं पूरे सियालकोट में एक ही प्राइस होती है गोल्ड की। ऐसा क्यों है? बिकॉज दे हैव फॉर्म्ड अ क्लब। वो सारे लोग जिनके पास एक एनटीएन नंबर है वो इस बात पे एग्री करते हैं कि हमने पेट्रोल की ये प्राइस रखनी है। वो प्राइस हुकूमत को बताते हैं, हुकूमत वो प्राइस रजिस्टर कर देती है। आपका क्या ख्याल है, जो पेट्रोल के प्राइसेस है वो कौन कंट्रोल करती है? गवर्नमेंट? नो, दे आर कंट्रोल्ड बाय आईपीपीज। आईपीपीज उस तंजीम का नाम है, या आईपीपीज वो लोग हैं जो एनटीएन होल्डर्स से किसी दौर में, और उन सारों के पेट्रोल पंप से उन्होंने मिल के कह दिया कि भाईजान मेरा भी पेट्रोल पंप है, आपका भी पेट्रोल पंप है, पेट्रोल की प्राइस हमने 250 का पेट्रोल बेचना है। यहाँ पे 10 लोग हैं, दुनिया में 10 पेट्रोल पंप है, 10 के 10 250 कहा कि मैं हम सारों ने 250 का बेचना है। 250 पेट्रोल की प्राइस क्या सेट हो गई? 250। सिंपल एज दैट। इसके आगे कहते हैं एनटीएन होल्डर एंड इनकम टैक्स पे अगर गवर्नमेंट, ये रिबेट की होती है। रिबेट क्या होता है? रिबेट क्या होता है, मेरे को बड़े मजे की बात है, अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ी होगा आपको हल जाएगी। आप हुकूमत को टैक्स देते हैं, हुकूमत उससे काम करती है, आपने उसको 100 रुपया टैक्स दिया, उसने हुकूमत ने 100 रुपए का 1000 रुपया बनाया और आपको 100 रुपया वापस कर दिया। दिस इज कॉल्ड रिबेट। नॉट एग्जैक्ट डेफिनेशन, लेकिन मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ कि ये आपको जो आपका एनटीएन नंबर हो तो रिबेट मिलना शुरू हो जाता है, यानी टैक्स के रिलैक्सेशन मिलना स्टार्ट हो जाती है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के दौरान।
कहते हैं कि आपको गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट मिल सकते हैं, आप सरकारी इदारों में काम कर सकते हैं। जिस तरह मिसाल के तौर पे आप लोगों में से यहाँ मेरे कॉलेज के पास से आता है, चलें मेरे कॉलेज में आजकल बड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो अगर आप चाहते हैं कि मुझे वो कंस्ट्रक्शन का काम मिले, या आप एक सप्लायर हो, आप सीमेंट की फैक्ट्री है आपकी, आप चाहते हो कि भाई मेरी फैक्ट्री से सीमेंट मेरे कॉलेज में जाए, तो आपका एनटीए नंबर होना लाजमी है। क्यों? क्योंकि मेरे कॉलेज एक गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन है, सरकारी इदारे में अगर आपने काम करना है या सरकारी इदारे का कोई भी काम करना है, आपका एनटीए नंबर होना लाजमी है। ठीक है जी, मजीद समझ आ गई? मजीद इसके एग्जांपल दूं एनटीए पॉइंट की। ठीक है क्या? चैम्बर ऑफ कॉमर्स का पार्ट बन सकता है और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बेनिफिट को अवेल कर सकता है। क्या चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बेनिफिट होती हैं कि वो डायरेक्टली प्रॉफिट मार्जिन को अपने कंट्रोल कर सकता है, अपने इलाके में प्राइसेस को सेट कर सकता है। ठीक है जी, अगर आपके वो कॉल इनफ है, वो कॉल कहते हैं पावर को, अगर आपकी पावर इनफ है, आपके मातहत इनफ बिजनेसेस काम कर रहे हैं, तो आप उस इलाके की तमाम प्राइसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए एक बड़े वो वर्ड होता है, मुझे उसकी याद नहीं आ रहा, वो याद कर बताता हूँ। अच्छा जी, आप फॉरेन कंपनी तो फर्म के साथ कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर सकते हैं। और लिएशन ऑफिस क्या होते हैं कि बैंक आपकी गारंटी लेते हैं, आप किसी के गारंटर बन सकते हैं, कोई आपका गारंटर बन सकता है। गारंटर का क्या मतलब होता है? मुझे 10 लाख चाहिए, मेरे बिजनेस को 10 लाख की जरूरत है, तो बैंक के पास जाके कहता हूँ मुझे 10 लाख दो, बैंक कहते हैं क्या गारंटी? मैं उस गारंटी के तौर पे क्या दूंगा? अपना एनटीए। ठीक है जी, ये साथ लाइट बैंक के ऊपर बैंक के सामने मैं उसको कहता हूं भाई मुझे 10 लाख दो, कहते हैं क्या गारंटी? मैंने कहा ये तो मेरा एनटीए नंबर। ठीक है जी, कहते हैं आप एनटीए नंबर ले ले 10 लाख, वो मुझे 10 लाख कर्जा दे देता है। दिस इज कॉल्ड लिएशन। या मेरा बिजनेस है, आपको मेरे पे एतबार नहीं है, मुझे आप पे एतबार नहीं है, हम दोनों अपना एनटीए नंबर बैंक को देंगे, मैं अपनी पेमेंट बैंक को दूंगा, जब काम हो जाएगा आप उस बैंक से अपनी पेमेंट रिसीव कर लेंगे। अच्छा जी, के लिएशन वाली बात बता रहा था अभी, और वहां पे तो लाजमी चाहिए, तो बाद में कई बार बता चुका, अभी इससे पहले यही था। फॉरेन कंपनीज एंड फर्म्स बाहर काम करना ना एनटीए लाजमी है, लेकिन इतनी जल्दबाजी नहीं करनी, जहां फायदे हैं वहां नुकसान भी है, बिकॉज दिस इज पाकिस्तान। ठीक है, इनकम टैक्स पे इज प्रेफर्ड फॉर द वीजा अब्रॉड। अगर आपका इनकम टैक्स क्लियर है तो आपको जो यूरोप साइड है उसका वीजा बहुत आसानी से मिल जाता है, बैंक स्टेटमेंट की समटाइम जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है जी, ये एक फजूल बात लिखी हुई है कि बहुत नोबल है, ये आपका नोबलेस ऑफ लाइफ कहा जाता है कि अमीर जो लोग होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, वो टैक्स देते हैं। दिस इज समथिंग लाइक अ कांसेप्ट। और हुकूमत आपको क्या उसको कहते हैं, प्रोसिक्यूशन प्रोटेक्शन, प्रोसिक्यूटर्स इम्यूनिटी, ये होती है कि अगर आपने को आपसे कोई जुर्म हो गया तो हुकूमत आपको इस बात की, कोर्ट आपको इस बात की इजाजत देते हैं, क्योंकि आप बहुत अच्छे सिटीजन रहे हैं, तो हम आपको इस बात की इजाजत दे रहे हैं कि अदालत में आने से पहले आप अपना फर्द जुर्म साबित करें। नहीं तो क्या होता है कि अगर मैंने आप पे केस किया तो मैं और आप दोनों अदालत में जाएंगे और वहां पे जज हमें बताएगा कि आपने, या वकील हमें, या जो भी है, जरा होगी और हमारा केस चलेगा। लेकिन प्रोसिक्यूशन इम्यूनिटी में क्या होता है कि अदालत जाने से पहले आपको बता दिया जाएगा कि भाई आपने अदालत जाना है, आपको अदालत बुलाया गया, तो अदालत आने से पहले आप अपने जो सबूत गवाह हैं वो इकट्ठे कर लें, आप पे ये फर्ज जुर्म आई हुई है, आप इस चीज के जिम्मेदार हैं। और बेल जब आपकी नहीं होती है, जमानत नहीं होती है, तो उसमें भी आपको काफी रिलैक्सेशन मिलती है। और अगर आप इस तरह के मौके पे आ गए कि आप इंडियन नंबर भी है और आप जेल भी जा रहे हैं और आपको प्रोसिक्यूशन इम्यूनिटी भी यूज करनी पड़ रही है, बेटा आपका फटा बैठ चुका है, बाहर आने का भी कोई फायदा नहीं। अच्छा जी, हाँ, अगर जो इनकम टैक्स पेयर है वो सरकारी ओहदा हासिल करता है तो उसको डिसमिस नहीं किया जा सकता। फिर तो जो सरकारी मुलाजिम होते हैं उनको हुकूमत बड़े आराम से डिसमिस कर सकती है किसी ने कोई भी बेस लगा के, लेकिन अगर इनकम टैक्स पेयर है तो उसको हुकूमत डिसमिस इस बेस पे नहीं कर सकती कि तुमने करप्शन किया, करप्शन की बेस पे उस बंदे को डिसमिस किया जा नहीं सकता। अब इस लाइन को समझ के आप लोगों के ज़हन में वो बंदा आ जाना चाहिए जिसका सारों को पता है कि उसने करप्शन किया है, लेकिन फिर भी हम उसको ओहदे से डिसमिस कर नहीं सकते।
क्योंकि उसका टैक्स रिटर्न क्लियर है।